हेलो हेलो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। आज ज़ाहरा की न्यूज़ जब आई तो मुझे वापस से ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई ऐसी फ़ीलिंग जिसको मैं नाम ना दे सकूं। आप अचानक से किसी पुराने फ़्लैशबैक में चले जाते हैं। कोई पुरानी याद आपको बहुत ज़्यादा अचानक से बॉदर करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे जिनके इमोशंस रेगुलेट होने में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा कभी ना कभी लाइफ में। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं या फिर आपके अपने लिए आपकी फ़ीलिंग्स अननोन होती हैं। आप समझ नहीं पाते कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस किस तरह करना है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जैसा आप फ़ील कर रहे हैं उस फीलिंग को नॉर्मली रेगुलेट करने में क्या चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। एक ऐसा ही इमोशन है ग्रीफ, जिसके बारे में मुझे लाइफ में बहुत बाद में पता चला, और सुनने में तो बहुत दफ़ा आया कि समवन इज़ ग्रीविंग। आप किसी अपने को खो देते हैं, किसी अपनी बहुत पसंदीदा चीज़ को खो देते हैं, किसी नुकसान से गुज़रते हैं, या कोई भी ऐसी फीलिंग जो आपको सैड और अनकम्प्लीट होने की इंडिकेशन देती है। आई थिंक मैं उसको रिलेट करती हूँ हमेशा ग्रीफ से। बहुत सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि बेसिकली ग्रीफ के बारे में, जिनको कुछ बुक्स को मैं यहाँ मेंशन करूँगी। उनमें से जो कुछ फेमस बुक्स हैं, इनमें एक है द एयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग बाय जोआन। और बेसिकली ये बहुत पावरफुल, जो राइटिंग है जोआन की वो बहुत पावरफुल है। इट captures the surreal nature of grief with poetic clarity. That's what I think about this book. ये जोआन की मेमोयर है, और उनके हस्बैंड की सडन डेथ, लॉस ऑफ द लव वन, एंड उसके उनकी जो सारी स्ट्रगल्स रही वो सब इस बुक में है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल है। इसी तरह एक दूसरी बुक व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर बाय पॉल, एक ऐसे न्यूरोसर्जन की कहानी है जिनको लाइफ में बहुत बाद में जाके टर्मिनल इलनेस यानी कि कैंसर का सामना करना पड़ा, और इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड मीनिंग एंड व्हाट्स नॉट। डीपली मूविंग, philosophical, and I think exploration of mortality। यही राइट वर्ड मुझे समझ में आ रहे हैं इस बुक के लिए। इसी तरीके से थर्ड बुक जो मुझे लगता है कि एक ऐसी बुक जो हमेशा 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 मुझे याद रहेगी, और जिसने मुझे वो बहुत हेल्प की समझने में कि मैं अपने इमोशंस को कैसे हेल्प कर सकती हूँ नॉर्मली रेगुलेट करने में। और ये मेरी सबसे अब तक की फ़ेवरेट बुक है, और ये है इट्स ओके दैट यू आर नॉट ओके बाय मैगन डिवाइन। ये सेल्फ हेल्प ग्रीव गाइड एक तरह से है। ये वैलिडेशन एंड गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो लॉस या फिर चैलेंजिंग कन्वेंशनल ग्रीफ फेस कर रहे होते हैं। उनके लिए एक तरह से एडवाइजरी है। बहुत ऑनेस्ट और बहुत कंपैशनेट बुक है। आई मस्ट रेकमेंड दिस बुक टू एवरीवन। एक दफ़ा ज़रूर इसको रीड करें। इसी तरीके से कुछ पॉडकास्ट जो कि मैंने सुने जो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहे। टेरेबल थैंक्स फॉर आस्किंग बाय नोरा, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन। इनके हर पॉडकास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ब्रूटल कॉन्वर्जेशंस अबाउट लॉस, ट्रॉमा एंड लाइफ हमेशा सुनने को मिलता है। और मैं हमेशा सोचती थी कि आप किस तरीके से किसी ऐसे बंदे को
कोई ऐसी एडवाइस कर दें कि जो कि उसे लगे भी ना कि कोई आपको एडवाइस कर रहा है, और आपकी वो जो एक कश्मकश आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही होती है, कोई मुश्किल या कोई डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे होते हैं लाइफ में, और अचानक से आप कोई एक बंदा कोई ऐसी बात कह जाता है जो आपके साथ हमेशा रहती है। उन तमाम लोगों के लिए ये पॉडकास्ट है। टेरेबल थैंक्स फॉर आस्किंग बाय नोरा, और ये बहुत ज़बरदस्त है। नोरा के बारे में जब मैंने उनका फ़र्स्ट पॉडकास्ट सुना था तो मुझे पता चला था कि उन्होंने अपने हस्बैंड, बेबी और फादर को सेम ईयर शी लॉस्ट ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। और जो पॉडकास्ट में वो बात करती हैं या जिस तरह से वो बताती हैं चीज़ें, वो बहुत टचिंग है। इसी तरीके से एक दूसरा पॉडकास्ट जो कि है ग्रीफ कास्ट बाय कैरियाड, ये बेसिकली ये थोड़ा सा नीश टाइप पॉडकास्ट है। बार बार मुझे नहीं पता मेरी स्लिप ऑफ टंग क्यों हो रही होती है, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक एंग्शियस होती हूँ तब ऐसा होता है। खैर, ग्रीफ कास्ट बाय कैरियाड में आप नॉर्मल लोगों से हट के थोड़ा सेलिब्रिटी या फिर लाइक थोड़ा सा जो नीश एक उनका गेस्ट टॉक होती है, आप उन लोगों को सुनेंगे जो कि बहुत फेमस या बहुत नोन है। उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन लोगों को खोया, किन किन मुश्किलात से वो गुज़रे, कैसे उन्होंने सरवाइव किया, किस तरीके से जो भी चैलेंजेस उन्हें आए वो सब उन्होंने इन पॉडकास्ट में वो ये सब बात आपको आराम से सुनने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। ग्रीफ कास्ट की मुझे एक जो बहुत अच्छी बात लगती है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्जेशंस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा सीरियस, आई थिंक ये वर्ड सही रहेगा। ये बहुत फ़नी और बहुत ही लाइक वार्म और इमोशनल टाइप ऑफ पॉडकास्ट है, जो कहते हैं ना कि हंसी हंसी में अपनी आपने बात कर दी और बहुत लाइटली वे में लेके चलते हैं लोगों को। और जिनको बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपर्टीज़ अगर चाहिए तो मुझे लगता है कि उनको द ग्रीफ कोच बाय ब्रूक जेम्स ज़रूर सुनना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस करते हैं। इनके इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो तमाम ग्रीफ एक्सपर्ट्स या जितने भी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं या जो इन तमाम साइकेट्रिक और आपके जो दिमागी जितने भी, मैं उनको तो तमाम लोगों को एक्सपर्ट्स ही कहती हूँ, उन लोगों से जो जुड़े हुए होते हैं, ये उनका पैनल वही लोग होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। न्यूरोसर्जन्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। तो ये बहुत आपको एक तरह से ऑन पॉइंट हेल्प करते हैं। ये कुछ बुक्स और कुछ पॉडकास्ट हैं जो मैंने सुने जब मैं इस चीज़ को समझना चाहती थी कि बेसिकली ग्रीफ है क्या, इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसको और इस इमोशन को समझेंगे कैसे, और आसपास अपने लिए किस तरीके से हम हेल्प तलाश कर सकते हैं व्हेन वी आर ग्रीविंग। इट्स रियली रियली वेरी इम्पोर्टेंट दैट जब आप ग्रीव कर रहे हो तो आपको हेल्प की नीड होती है हमेशा। बाज़ लोग बहुत वर्बल होते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। मुझे भी ये समझने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन हमेशा मैं अपने आप से पूछती थी कि ग्रीफ क्या है। डीलिंग विद ग्रीफ इज़ इनक्रेडिबली हार्ड, एंड what I think is there is no one right way to go through it. Something grief is not you get over, but you learn to carry. That's what I understood. And in my opinion, they said there are ways to cope that can support healing and make the burden feel a bit lighter, but I don't think so. It's still there, it will be there, but आप लर्न कर लेते हैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि ग्रीफ क्या है। ग्रीफ इज़ नॉट जस्ट सैडनेस,
ये मिक्स ऑफ इमोशंस है, कभी आप शॉक फील करेंगे, कभी आप एंगर फील करेंगे, कभी गिल्ट फील करेंगे, सम टाइम यू फील नमनेस, सम टाइम यू फील रिलीफ, इवन मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर आप फील करते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, और अचानक से कोई एक फ्लैशबैक, कोई एक मेमोरी आपको वापस ले जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको अचानक से याद आता है कि यार ये वही सेम फीलिंग है जो कि आप कॉन्स्टेंटली फील कर रहे थे। ये इमोशंस हमेशा जो है वो आई थिंक वेव्स की सूरत में आते हैं, एंड ये बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं, जस्ट लाइक अ यू फील अ पैनिक अटैक आउट ऑफ सडन, जब आप समझते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स टोटली नॉर्मल। वेज टू कोप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तरीक़ा कार समझना। अलाउ योर सेल्फ टू फील, आपको जो भी आप फील कर रहे हैं ये टोटली नॉर्मल है। अपने आप को जज ना करें, अपने इमोशंस को जज ना करें, अपने ग्रीफ को सप्रेस ना करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग हमेशा जो है वो टाइम टू टाइम नहीं होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अपने ग्रीफ को, अपने इमोशंस को, जो भी आप फील कर रहे हैं उसको सप्रेस ना करें। इट्स ओके टू क्राई, बी एंग्री और फील नम और समटाइम फील सैड, इट्स टोटली ओके, लेकिन बात करें, इसके बारे में बात करें अपने दोस्तों से, फैमिली से, ऐसे लोगों से जो आपके करीब हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपको समझते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में सीखी है बात। ज़रूरी नहीं है आपके आसपास बहुत सारे लोग हों, अगर आपके पास कोई एक या दो लोग भी बहुत मुखलिस हैं आपसे, तो इट्स अ वेरी 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 गुड डील। आप बात करें, वट एवर यू आर फीलिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फैमिली। स्पेशली अब तो बहुत आसानी है लाइफ में, सपोर्ट ग्रुप्स है, थेरेपी है, काउंसलिंग है। आप उन लोगों के साथ रहिए जो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं और हु गेट इट हेल्प्स। ग्रीफ काउंसलर्स आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। थेरेपिस्ट होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, आपको दे हेल्प यू प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस एंड एवरीथिंग, एंड दे रियली हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर जर्नी। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहा वो था जर्नलिंग। मेरे पास करीबन मेरे कोई हर साल के जर्नल्स हैं जो मैं लिखती हूँ। मैं डेली लिखती हूँ, और अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि जब मैं ना लिख पाऊँ तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, इन द सेंस कि मैं फ़ील करती हूँ कि मैं कुछ इनकम्प्लीट है, समथिंग आई मिसिंग आउट, आई डोंट नो व्हाट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ आ जाता है कि मैं जर्नलिंग नहीं कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, एंड वो चीज़ मेरे अंदर भर रही है, मुझे उसको वेंट आउट करना है। तो जर्नलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डील ग्रीफ। अगर आप आर्ट का शौक़ रखते हैं, मेक आर्ट। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं शौक़ से, आपको म्यूज़िक का शौक़ है, लिसन म्यूज़िक, और या तो कोई अच्छी बुक पढ़ लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है डील करने का। मेक आर्ट, म्यूज़िक, memory book, some of your favorite novel, or watch movie, whatever you feel happy about. Speak aloud to the person you lost. This can be healing, and that's all. ये सबसे बेहतरीन बात है कि आप उस बारे में बात करें जिस बारे में आप लॉस फील कर रहे हैं। मुझे करीबन 12 साल लगे बात समझने में कि अंदर रखने से कुछ हासिल नहीं होता। आपको हर नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग आपको वेंट आउट करनी ही करनी है। इट रियली इम्पैक्ट योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल बीइंग, सब कुछ क्वेश्चन में आ जाती है। रिचुअल्स बनाएं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, बर्थडे सेलिब्रेट करें, स्पेशल प्लेस विज़िट करें। आप जो लॉस है आपका, जिन लोगों को आपने लूज़ किया, उनके बारे में स्टोरीज़, उनके वाक़यात लोगों से शेयर करें, उनका डे सेलिब्रेट करें, जिससे वो भी आपकी याददाश्त में एक अच्छी याद बन के रहें, और आप भी थोड़ा सा
हल्का फील करें। इस सारे सफ़र में सबसे ज़्यादा जो ग्रीफ फील होता है, जो जो स्ट्रगल करता है, वो है आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस। और मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी जो कि मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, एंड स्पेशली मैंने उस बात को लिखा अपने पास। उन्होंने मुझे कहा था, उनका नाम दिबोरा है, और दिबोरा ने मुझे कहा था कि ग्रीफ इज़ फिज़िकल, यू मे फील एग्जॉस्टेड, टेंस और सिक। क्योंकि मैं हर दफ़ा उनके पास जाती थी थेरेपी के लिए, और मैं हर दफ़ा कहती थी कि जब भी मुझे पैनिक फ़ील हो रहा होता है, जब भी मैं ऐसी किसी मेमोरी को रिविज़िट कर रही होती हूँ जिसमें मेरा बचपन है, बट वो बचपन की वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेमोरी है वो हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी मेमोरी नहीं है, बट मेरा अचानक से बॉडी स्टिफ क्यों होना शुरू हो जाती है, या मैं बहुत ज़्यादा स्वेटी क्यों हो जाती हूँ, या मेरा पाल्पिटेशंस मेरे इतना ऑन रॉक क्यों होते, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मैं ये समझती हूँ, जो मैंने उनसे कहा था, मैं ये समझती हूँ कि मैं एक मेमोरी को रिविज़िट कर रही हूँ कि बचपन में मेरे साथ एक ये चीज़ वाक़या हुआ था, लाइक XYZ कुछ भी, बट मेरा जो बॉडी है वो स्टिल वो ट्रॉमा क्यों फ़ील कर रहा है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ग्रीफ, ट्रॉमा या कुछ भी इस तरह की जो भी फीलिंग्स होती है, जब आप पैनिक होते हैं, एंग्शियस होते, सैड होते, इन स्टेट्स में आपका जो ट्रॉमा है वो बेसिकली इट रिसाइड्स इन योर बॉडी, और ये जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक हील नहीं होगा, जब तक कि आप हेल्प नहीं लेंगे और अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे, बिकॉज ग्रीफ इज़ फिज़िकल। और ये मैंने बहुत दफ़ा फील किया। इस मामले में हमेशा मुझे मदद करता है जब आप थोड़ा सा ब्रीदर लेने के लिए बाहर वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक हेल्प, ट्राई टू ईट, स्लीप एंड मूव, बी जेंटल विद योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। योर एनर्जी विल फ्लक्चुएट डे टू डे। कभी आप बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी आप बहुत बुरा फील करेंगे, कभी आपकी एनर्जी जो है वो 100 होगी, कभी आपकी 0 होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी नीड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टेम्पो। आप अपने टेम्पो के हिसाब से चलें। अगर आपको कभी बहुत बुरा फील हो रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि योर बॉडी एंड यू नीड रेस्ट। स्पेशली हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम अपने आप को एक्स्ट्रा किक देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम अच्छे अंदर से फील नहीं कर रहे तो हम हमेशा कहते हैं कि इट्स ओके, अभी बाहर निकलेंगे तो ठीक हो जाएगा, या अभी ये करेंगे काम तो ठीक हो जाएगा। मे बी बाज़ लोगों के लिए काम करता हो, मे बी बाज़ लोगों के लिए ना काम करता हो, बट ये बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी नीड्स को समझना। और उसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाउंड्रीज सेट करना। इट्स ओके टू से नो to social obligations or well-meaning people who don't understand. It's totally okay. Protect your energy, your healing is the priority. ये बात हमेशा मैं अपने दिमाग में रखनी है। Understand that time doesn't fix it, लेकिन ये तब्दील हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये डिसअपेयर हो जाए, ये हमेशा इवॉल्व करे। sometime it disappear, sometime it evolves, depend। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है दर्द कम हो जाता है, इंटेंसिटी उसकी वो नहीं रहती, बट प्यार हमेशा रहता है। यू ग्रो अराउंड योर ग्रीफ, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर स्टोरी, नॉट ऑल ऑफ इट, बट या सम ऑफ इट। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना कि ये चीज़ हम फिक्स नहीं कर सकते, हम इसको चेंज ज़रूर कर सकते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज़ फ़िक्स करने में लग जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इसे फ़िक्स नहीं करना है, ये ख़ुद से चेंज होगा, और हमें इस पूरे प्रोसेस को बहुत स्लोली ऑब्ज़र्व भी करना है और अपने आप को इस हेल्प भी करनी है। जो मुझे फ़ील होता था कि जो मेरी स्ट्रगलिंग पॉइंट्स थे, जैसे कि आई वॉज स्ट्रगलिंग विद प्रोलॉन्ग्ड और कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, अजीब अजीब से जो वाहियात थॉट्स आते हैं आपको, इनेबिलिटी टू फंक्शन ओवर टाइम। तो उसमें जो मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था वो था प्रोफेशनल हेल्प, एंड वो मुझे वाकई में बहुत काम आया, और मैं इसकी बहुत बड़ी हामी हूँ थेरेपी सेशन की, काउंसलिंग की,
क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से हम बचपन से गुज़रते आ रहे होते हैं, फिर लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब वो सिचुएशन हमारे लिए वर्स से वर्स हो जाती हैं और हमारे पास कोई भी नहीं होता। बिकॉज़ एज अ वुमन मुझे लगता है कि हम पे एक ये सोशल प्रेशर भी होता है कि आपने अपनी फैमिली में अपने कोई भी ऐसे वाक़यात का ज़िक्र नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ओपनली बहुत एडवोकेट नहीं कर पाते हैं। इवन दो अब तक ये सोशल नॉर्म्स हैं और बाकायदा प्रैक्टिसिंग हैं कि अगर बेटी किसी चीज़ से गुज़र रही होती है तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, जस्ट कि वो उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आई थिंक थेरेपिस्ट और काउंसलर जो होता है वो इतना बड़ा सेवियर है कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। बिकॉज़ आप आउट ऑफ आपको एक वो भी नहीं होता मसला, आपकी प्राइवेसी भी वैसी की वैसी रहती है और आपको हेल्प भी मिल रही होती है। आप उस चीज़ से आसानी से कोप करते हैं और बआसानी निकल आते हैं। मेरे जो फेवरेट शायर हैं जॉन एलिया, उनका इस बारे में कहना है कि मैं एक अजनबी हूँ और इस अजनबियत में जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन है वो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता। ये एग्जैक्ट मुझे उनके पोइट्री तो नहीं याद है, बट उसके मायने ये है कि मैं अजनबी हूँ और इस अजनबियत में वो जो एक तबाही है या एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन को हम इसी तरह से बताएंगे कि लाइक एक आप खुद कुन तबाही जो है उसको मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता हूँ। और जो ज़ख़म है वो इतना गहरा है कि साथी, दोस्त, तमाम लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये ज़ख़म ख़ुद एम्ब्रेस करता है मुझे। ये इतनी सोलफुल और इतनी डीप लाइंस हैं कि जब एक ऐसा हालांकि जॉन एलिया के बारे में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटिव थॉट्स रखते हैं, कुछ उनको बहुत अच्छे उसमें याद करते हैं और कुछ उससे इख्तलाफ करते हैं। खैर हम उसमें नहीं जाते बात को, लेकिन जॉन एलिया की कुछ चीज़ें जो है ना वो लिटरली सोल टचिंग है। अगर हम जब कभी इस बारे में बाद में बात करेंगे आगे चल के, तो फिर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे जॉन एलिया साहब की बहुत पसंद है, लेकिन ग्रीफ को मैं जॉन एलिया की इस जो इनकी ये नज़म है ना खौफ, इससे मैं हमेशा जोड़ती हूँ। और ये कुछ लाइंस हैं जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं ये, और मैं इनसे रिलेट कर पाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है कि जो चीज़ मैं बयान कर रही हूँ या बोल पा रही हूँ इसको मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो आज ये थॉट प्रोसेस था मेरा जो कि मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी और शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ। आज डेफिनेटली मेरे लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, बिकॉज़ 2 दिन पहले मरियम हुसैन जो कि एक बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने ज़ारा के बारे में स्टेटस अपडेट किया था कि ज़ारा को दुआओं की ज़रूरत है और वो एक दफ़ा फिर से कैंसर जैसी मूज़ी बीमारी से लड़ रही हैं। तो तब बेख्तियार मेरे दिल से यही दुआ निकली थी कि जैसे ज़ारा 2 दफ़ा पहले भी कैंसर को बीट कर चुकी है, इस दफ़ा भी ज़ारा जो है वो ट्रू वॉरियर की तरह इस सारे फेस से निकल आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी तकलीफ़ या उनकी सफ़रिंग क्या थी, तो ये तो बेहतर पैदा करने वाला मालिक ही जानता है कि वो किस चीज़ से गुज़र रही थी। लेकिन दिल बहुत उदास है। ज़ाहिर है कि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो उनके चाहने वाले हैं वो रह जाते हैं। बट ज़ारा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और जो उनके आसपास उनके चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत और सब्र दे। और तमाम ऐसे लोग, स्पेशली उन सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जो कि कैंसर जैसे बीमारी से लड़ रहे हैं। ये डेफिनेटली एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। एक ऐसी बीमारी है जो कि आपसे आपका सोशली, फ़िज़िकली, मेंटली पीस और हर तरह की चीज़, आपकी खुशी छीन लेती है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को शिफ़ायाब करे। और बस मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।